4200 साल पहले पैसिफिक ओशन में कुछ ऐसा हुआ कि 5000 किलोमीटर दूर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन गायब हो गई। 1.5 करोड़ लोग डिस्प्लेस होते हैं इसमें। एक ही इवेंट, और ये दोबारा से 1876 में देखी गई बंगाल में, जहां पर 1 करोड़ लोग डिस्प्लेस होते हैं। अब साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये सुपर एल नीनो 2026 की साइकिल में शायद वापस आ रहा है। कितनी सच्चाई है इस खबर में? और पैसिफिक का पानी थोड़ा गर्म होने से इंडियन सिविलाइजेशन पे इतना इम्पैक्ट क्यों पड़ जाता है, इस पूरे साइंस को आज डिकोड करा है क्यूरियस कोबरा गौरव जी के साथ और हमारे अपने हैरी सहोटा के साथ। ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, लास्ट तक जरूर देखना, इसमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपी है। ये जो इतने सारे एल नीनो के ऊपर जो वीडियोस बन रहे हैं, इतनी बात हो रही है एल नीनो के बारे में, मैं हिस्ट्री उठा करके देख रहा था कि पैसिफिक ओशन में जब जब कुछ हुआ है तो इंडिया में क्या इम्पैक्ट आया उसका। तो मैंने देखा कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में आज से 4000 साल पहले जब पैसिफिक में कुछ हुआ, उधर पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। अब वो एल नीनो था या नहीं, हम अभी डिस्कस करेंगे, और क्या क्या फिनोमिना होते हैं अलग अलग, वो भी डिस्कस करेंगे। 1769, अब हम रिकॉर्डेड हिस्ट्री पे अगर आ जाएं तो बे ऑफ बंगाल में जो है फैमिन हुआ बंगाल में। 10 मिलियन इज द बॉडी काउंट। उसके बाद 1791 में स्कल फैमिन, ये डेक्कन रीजन में हुआ था, अराउंड 11 मिलियन बॉडी काउंट। 1877 5 to 10 मिलियन का जो है बॉडी काउंट है। अगेन ये अब ये डिस्प्यूटेड है थोड़ा कि इसमें से कितना जो है कंट्रोल करा जा सकता था, शायद बॉडी काउंट बहुत कम हो सकता था, बट ड्रॉट आया था, ये एक फैक्चुअल बात है। फिर 1965 2002 2015, और अब जितना मैंने देखा है ऐसा लग रहा है कि ये एल नीनो, ये लास्ट के 25-30 साल के जो एल नीनोस थे उससे बहुत अलग साइकिल है। सुपर एल नीनो साइकिल बोला जा रहा है इसको। तो क्या है ये? सबसे पहले क्यूरियस कोबरा और गौरव भाई उर्फ, तो ये एल नीनो क्या है, क्या होता है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो हम जो हाइप की बात करें तो बेसिकली एल नीनो जो बोला जा रहा है कि एल नीनो आ गया है इसलिए हीट वेव है, एल नीनो आने में अभी टाइम है। तो एल नीनो होता क्या है, बहुत सारे कुछ दसों फिनोमिनाज हैं जो वेदर पैटर्न को कंट्रोल करते हैं पूरी अर्थ पे। उसमें से एक फिनोमिना और सबसे स्ट्रॉन्ग फिनोमिना जो स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इफेक्ट करता है वो है एल नीनो। ये होता है पैसिफिक ओशन में, और इसका ओरिजिन 17th सेंचुरी के आसपास हुआ था, जब साउथ अमेरिका में कोस्टल कंट्री है पेरू, पेरू के कुछ सेलर्स थे जो फिशिंग कर रहे थे। तो उन्होंने नोटिस किया दिसंबर के मंथ में कि जो वाटर जितना ठंडा रहना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा गर्म है। गर्म वाटर उन्होंने जब नोटिस किया तो उन्होंने देखा कि जो फिशेस थी वो सतह पे आ नहीं रही थी, ठंडे पानी में रहती हैं, तो वो डीप ओशन में चली गई थी। इस कारण उनकी फिशिंग कम हुई। तो उन्होंने इस फिनोमिना को नाम दिया लिटिल बॉय, और लिटिल बॉय का हम स्पेनिश ट्रांसलेशन अगर करते हैं तो वो होता है एल नीनो। अच्छा, तो फिनोमिना क्या है बेसिकली मैं समझाता हूँ। पैसिफिक ओशन जो है, अगर आप उसको मैप पे देखेंगे तो उसके वेस्ट कोस्ट पे आपको मिलेगा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया और ये सारी कंट्रीज़, और ईस्ट में आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की कोस्ट। तो एक नॉर्मल फिनोमिना जब होता है तब विंड्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, यानी कि अमेरिका से स्टार्ट होती हैं और एशिया की तरफ आती हैं। इन विंड्स को बोला जाता है ट्रेड विंड्स, क्योंकि इन विंड्स का यूज़ करके पहले ट्रेडर्स और सेलर्स एशिया आते थे, तो इसलिए उन्होंने इनको ट्रेड विंड्स नाम दे दिया। ये मैं थोड़ा समझा दूं, ईस्ट इसलिए बोल रहे हैं कि ग्लोब पे जब हम देखते हैं तो वो अमेरिका की जो हमें ग्लोब पे मैप पे जो अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट दिखती है और इधर से जापान दिखता है, वो जुड़े हुई है वो। बिल्कुल। तो उधर से जब ईस्टवर्ड हवा चलती है, ईस्ट से वेस्ट चलती है हवा, तो वो इंडोनेशिया और ये सारी कंट्रीज को हिट करती है। तो इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में जब हम ईस्ट की बात कर रहे हैं तो हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, और जब हम वेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम एशियन कंट्रीज जापान ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। पैसिफिक ओशन की हम बात कर रहे हैं, पैसिफिक ओशन के नक्शे के हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब ट्रेड विंड्स चलती हैं इक्वेटर के अलोंग ईस्ट से वेस्ट में। तो वो क्या करती हैं, अपने साथ सतह का जो भी गर्म पानी है उसको इकट्ठा करते हुए वेस्ट की तरफ एक्यूमुलेट करती रहती हैं। उससे क्या होता है कि वेस्ट का इस करंट के कारण, एयर के करंट के कारण, वेस्ट का जो सी लेवल है वो ईस्ट के कंपैरिजन में 1.5 मीटर ऊंचा है। वैसे ही 1.5 मीटर ऊंचा है इन विंड्स के प्रेशर के कारण। अच्छा, जब विंड चलेंगी तो पानी एक तरफ ऊंचा चला जाता है, तो वो 1.5 मीटर ऊंचा है। अब जब ईस्ट की सतह से
अमेरिका के कोस्ट के पास से जब गर्म पानी हट के वेस्ट पे आ गया तो वहाँ क्या होता है, उसको कंपनसेट करने के लिए ठंडा पानी नीचे से ऊपर आएगा, क्योंकि पानी का लेवल तो बनाना है। तो जब ठंडा पानी ऊपर आता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है अपवेलिंग, और इस अपवेलिंग के कारण जो न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ें हैं, जो प्लैंकटन है, वो अमेरिका की, साउथ अमेरिका के स्पेशली कोस्ट पे आता है। उस प्लैंकटन को खाने के लिए बहुत सारी फिशेज आती हैं, और उसके कारण साउथ अमेरिका की फिशिंग इंडस्ट्री ज़बरदस्त बूम करती है, उनके बल्ले बल्ले हो जाते हैं। अब उस उन फिशेस को खाने के लिए वहाँ पे सी बर्ड्स आती हैं माइग्रेटरी, उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती है उसको बोला जाता है गुआनो। तो वहाँ पे गुआनो बर्ड ड्रॉपिंग्स भी होती हैं जो बहुत वैल्यूएबल हैं। और जब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जब तक इन्वेंट नहीं हुए थे, जब यूरिया बना नहीं था, उससे पहले इस गुआनो की वैल्यू गोल्ड के बराबर थी। एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र गुआनो है, तो इसकी भी भरमार होती है। तो ये है नॉर्मल ज़िंदगी, जब ट्रेड विंड्स अच्छे से चल रही हैं और सारा पानी इकट्ठा करके वेस्टर्न कोस्ट पे ला रही हैं। अब हमने समझा कि ईस्ट पे तो अच्छी फिशिंग होती है, बर्ड ड्रॉपिंग्स आती हैं, ठंडा पानी रहता है साउथ अमेरिका में। हाँ, साउथ अमेरिका में। अब हम ये देखते हैं कि जब पैसिफिक के वेस्ट में जो गर्म पानी आ रहा है, जो इंडोनेशिया, हाँ हमारी तरफ, जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और इन कंट्रीज़ की तरफ जो गर्म पानी आता है, वो यहाँ पर गर्म पानी इवेपोरेट होकर क्लाउड्स बनाता है। ये क्लाउड्स बनते हैं और ये यहाँ के मानसून के साथ मिक्स होते हैं, इंडियन ओशियन में जाते हैं। इंडियन ओशियन से सारी जो एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर अच्छी बारिश करते हैं। तो ये फिनोमिना हमारे मानसून को इफेक्ट करता है और हमारे यहाँ अच्छी बारिश होती है नॉर्मल कंडीशंस में। अब हुआ क्या, किसी कारण से, जो कारण हम इस पूरी साइकिल के एंड में अभी समझते हैं, किसी कारण से ये ट्रेड विंड्स, सबसे पहले जो विंड्स हैं ये वीक होती हैं। जैसे ये वीक होंगी तो नॉर्मली जो गर्म पानी पैसिफिक के वेस्ट में इकट्ठा हुआ है वो वापस रोल बैक करेगा। वो रोल बैक करके पूरे पैसिफिक ओशन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और पैसिफिक की पूरी सतह गर्म पानी से भर जाएगी। साउथ अमेरिका के आसपास जब गर्म पानी होगा तो वहाँ पर अपवेलिंग होगी नहीं, वहाँ फिशेज आएंगी नहीं। तो सबसे पहले वहाँ की फिशिंग इंडस्ट्री इम्पैक्ट होगी। सबसे पहले वहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री इम्पैक्ट होगी। सेकेंडली क्या होगा कि जितना क्लाउड फॉर्मेशन वेस्ट पैसिफिक के वेस्ट में होना चाहिए उतना होगा नहीं। और यहाँ पर ड्राउट्स आएंगी, यहाँ पर जो बारिश जितनी होनी चाहिए उससे कम बारिश होगी। यहाँ पर हीट वेव आएगी, क्योंकि जब बारिश नहीं होगी तो जो गर्मी, प्रचंड गर्मी को से राहत देने के लिए जो हमारे यहाँ मानसून का कॉन्सेप्ट है वो नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया में इसके कारण वाइल्ड फायर्स होती हैं, जब कूलिंग इफेक्ट नहीं होता बारिश का तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड फायर्स होती हैं। तो इस इफेक्ट को बोला जाता है एल नीनो, जो कि 17th सेंचुरी में पेरू के सेलर्स ने ऑब्जर्व किया था कि पानी गर्म है। क्यों है गर्म? क्योंकि ट्रेड विंड्स वीक हो गई हैं। अभी क्यों वीक होती है ये ट्रेड विंड्स? ये भी हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक चीज़ हम डिस्कस कर लें कि इसका ऑपोजिट हो तो क्या होगा। अब अगर ये ट्रेड विंड्स वीक होने की जगह और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं तो क्या होगा? तो बहुत बढ़िया बारिश आएगी फिर। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बारिश आएगी और ये लाएगा फ्लड्स। आपको याद होगा अगर 2022-23 के आसपास पाकिस्तान में फ्लड्स आई थी बहुत ज़्यादा, और काफ़ी फसल भी खराब हुई थी फार्मर्स की। तो ये भी बेकार है। इस इफेक्ट को बोला जाता है ला नीना, जिसका स्पेनिश मीनिंग है लिटिल गर्ल, जिसमें बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर पेरू के आसपास रहता है। उनके लिए तो फिशिंग अच्छी होती है नो डाउट, मगर वो मॉनसून को अगर एक्सट्रीम कर देती है तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर फ्लडिंग के चांसेस होते हैं। तो इसको बोलते हैं ला नीना। अब एल नीनो और ला नीना आपस में 2 से 7 साल के साइकिल में फ्लक्चुएट होते हैं। ये जो विंड्स हैं ये कांस्टेंट नहीं रहती हैं, एक पेंडुलम समझ लीजिए, पेंडुलम की तरह फास्ट होंगी फिर स्लो होंगी, फिर फास्ट होंगी फिर स्लो होंगी। इसको बोला जाता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन या फिर एंजो जो हम बोलते हैं। अच्छा, इसको बोला जाता है ऑसिलेशन का मतलब यह है कि टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ विंड्स, जो स्पीड बढ़ना और कम होना। अब आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि ये विंड्स स्लो क्यों होती हैं या फास्ट क्यों होती हैं। तो इसका रीज़न भी इन वाटर और क्लाउड से जुड़ा हुआ है। विंड्स पूरे धरती पे कहाँ से कहाँ बहती हैं? जहाँ पर लो प्रेशर होता है वहाँ पे तो वैक्यूम क्रिएट होता है, और जहाँ हाई प्रेशर होता है वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होने के कारण वहाँ से विंड भागती है। तो जहाँ लो प्रेशर होगा उस तरफ विंड जाएगी। नॉर्मल कंडीशंस में हम पैसिफिक ओशन में जब देख रहे हैं कि ट्रेड विंड्स ईस्टर्न पैसिफिक से वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ फ्लो कर रही हैं और गर्म पानी वाल आ रही हैं, तो वहाँ पर गर्म हवा है
गर्म पानी के कारण वाटर वेपर है और वहाँ लो प्रेशर है, इसीलिए ट्रेड विंड्स फ्लो कर रही हैं। यानी कि दोनों फिनोमिना आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि गर्म पानी है इसलिए ट्रेड विंड्स फ्लो कर रही हैं, क्योंकि ट्रेड विंड्स फ्लो कर रही हैं इस कारण गर्म पानी है। तो ये साइकिल इसीलिए बनती है, ये इसीलिए वो पेंडुलम की तरह तेज धीरे होता रहता है। अब अगर छोटा सा कोई डिस्टर्बेंस होगा जो इसको हल्का सा खराब करेगा, हाँ। ट्रेड विंड्स को मान लीजिए 1% वीक किया इसने, तो गर्म पानी पीछे जाना चालू करेगा और वीक करेगा ट्रेड विंड्स को, फिर वो वीक होती जाएंगी वीक होती जाएंगी और एल नीनो आ जाएगा। अच्छा भाई, आप समझाते बहुत बढ़िया हो। ये मेरे को पहली बार ना पूरी साइकिल समझ में आई है पहली बार कि ये एल नीनो, ला नीनो और ये पूरा का पूरा एनजो, ये कैसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इसमें ना हैरी भाई क्या है, वो सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन पे फोकस रखते हैं, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। अब हैरी भाई ये बताओ कि ये जो हमने एक बार 4.2 के ड्रॉट जो है वो डिस्कस करा था, उस समय तो ये वाला कॉन्सेप्ट जैसे गौरव भाई ने बताया कि 17th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ, उस समय तो पता नहीं था कि ड्रॉट जो है क्यों आ रहा है। पर क्या हमें कोई एविडेंस मिलता है कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का जो डाउनफॉल हुआ, जिसके बारे में हमने डिटेल में अपनी दूसरी पॉडकास्ट में बात करी है, उसका कोई लिंक एनजो से या फिर एल नीनो से था? तो यहाँ पे बहुत सारी स्पेकुलेशंस आती हैं। तो रिसर्च जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला कि एल नीनो का फॉर्मेशन हुआ होगा, लेकिन एल नीनो जो है वो मोस्टली आपके 1 सीजन या 2 सीजन तक लास्ट कर सकता है, क्योंकि ये साइकिल है तो ये बार बार चेंज होगा। अगर एल नीनो की वजह से डिस्टर्बेंस हुई है तो ला नीना बाद में आएगा ही। हाँ। तो वो इतना लंबा ड्रॉट जो कम से कम 500 साल चला है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि मेघालयन एरा हुई थी, तो जिसको हम 4.2 के इवेंट बोलते हैं, ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था हमारे मेघालय के केव्स के अंदर। ओके। तो जब बारिश होती है तो ऑक्सीजन काफी ज्यादा जनरेट होती है जब नीचे पानी आता है, तो केव्स के अंदर स्टेटाइट्स जो होते हैं वो बिल्ड करते हैं। तो 4.2 के इयर्स अगो यानी कि 2200 BCE में वहां पे एक बहुत ही पतली लेयर थी कंपेयर टू अ वाइडर स्ट्रक्चर जो जनरली होना चाहिए। तो आप ये देखो कि पहले एक वाइड स्ट्रक्चर आ रहा है, फिर एक पतली सी लेयर है, फिर दोबारा वाइड स्ट्रक्चर आ रहा है। तो जो पतली सी लेयर है वो 500 साल के ऑक्सीजन डिपॉजिट की कमी दिखाती है हमें। तो मेघालयन केव्स के अंदर ऑब्जर्व हुए थे, इसीलिए उन्होंने उसको मेघालयन एरा बोला। अब दूसरी रिसर्च क्या कहती है कि मेघालयन एरा के बाद में यह साइकिल स्टार्ट हुई कि इतना मैसिव डिसरप्शन आया हमारी अर्थ के अंदर कि उसने सारी बड़ी सिविलाइजेशंस को इंपैक्ट किया, जहां पे डेथ्स हम रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। दे आर सेइंग अराउंड 15 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस्ड, इंक्लूडिंग इजिप्ट, सुमेर और सिंधु सरस्वती। तो तीनों जगहों पे मिला के लगभग 15 मिलियन जो है वो डिस्प्लेस हुए थे। ये लेयर वाला थोड़ा दोबारा समझाओगे? जो ऑक्सीजन डिपॉजिट्स कम थे, ज्यादा थे, जो लेयर बनी, ये क्या डिपिक्ट करती है? मतलब ये क्या देखना चाह रहे थे इधर से? तो जब भी सूखा पड़ता है तो जो है अपना, जैसे इन्होंने बताया, लो प्रेशर क्रिएट होता है। सूखा पड़ेगा, गर्मी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, तो जो हमारी ऑक्सीजन है वो थोड़ी सी ऊपर ट्रैवल करती है। आप कभी भी देखो, जब भी हीट इंक्रीज होती है तो फिर थोड़ा सा लाइटनेस आती है एयर में, जिसको हम ड्राई एयर बोलते हैं। हाँ। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी और तब गर्मी पड़ रही होगी तो जो है ह्यूमिडिटी की वजह से सब कुछ नीचे आता है। हाँ। ड्राइनेस में ऊपर जाता है। तो इसीलिए केव्स के अंदर, जब केव्स बहुत ही अंदर डीप होते हैं, वहां तक सनलाइट नहीं पहुंचती है, तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी होनी स्टार्ट होती है। ऑक्सीजन की कमी हुई तो ये जो स्टैटाइट्स हमने जिसकी बात की, वो दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन, तो उनकी जो है कॉलोनी ग्रो नहीं करेगी। तो इसलिए वो एक पतली सी लेयर, ये माइक्रोबियल बीइंग होते हैं। यस, दे आर माइक्रोबियल बीन्स। जैसे हमारे कोरल बीन्स होते हैं सी के अंदर, जो कि एक के ऊपर एक बिल्ट होते रहते हैं, ऐसी केव्स के अंदर स्टैटाइट्स बिल्ट होते हैं। Okay. तो वो काफी रिड्यूस हो जाते हैं। तो वो हमें सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया था, वहां से 4.2 के इवेंट स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद हमने क्या देखा, जो उससे पहले के वेदर पैटर्न्स थे, इंडिया में बहुत हैवी समर मॉनसून और बहुत हैवी विंटर मॉनसून होता था, जो हमें इंडस वैली के क्रॉप्स भी बताते हैं। तो उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। तो मेघालयन एरा के बाद में हमारी जो आज 4 सीजन की साइकिल है, ये स्टार्ट हुई। अभी हम मेघालयन एरा के अंदर रह रहे हैं, जो आज से 4200 साल पहले स्टार्ट हुई थी। तो अब 2 रिसर्च है। पहली है कि शायद एल नीनो, बहुत मैसिव एल नीनो आया था, जिसकी वजह से वो ड्राउट ट्रिगर हुआ जो कभी रिकवर नहीं हो पाया। दूसरी रिसर्च कहती है कि इसके बाद में ही एल नीनो फिनोमेना स्टार्ट हुआ है, इससे पहले एल नीनो फिनोमेना एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि सबसे मैसिव डिसरप्शन अर्थ के वेदर में
आज से 4200 साल पहले स्टार्ट हुई। तो यानी दो कॉन्ट्ररी रिसर्चेस हैं। Yes. और जो आजकल कहीं कहीं सेंसेशनल न्यूज में देखने में आ रहा है कि भाई ये नॉर्मल एल नीनो नहीं है, ये मेगा एल नीनो है। तो ये अगर वो दूसरी वाली रिसर्च की बात मानी जाए तो ये एक मेघालयन एरा जो की शुरुआत हो सकता है एक मेगा एल नीनो से हुई हो। यहां पे आई थिंक गौरव ज्यादा बेटर बता पाएंगे, लेकिन जो मेगा एल नीनो है वो भी कम से कम 500 साल तो नहीं लास्ट करेगा, वो मुश्किल से 1 या 2 साल लास्ट करेगा। एग्जैक्टली जो एल नीनो और ला नीना की आज हम साइकिल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, वो 2 से 7 साल की होती है। ला नीना 3-4 साल परसिस्ट करता है मैक्स, उसके बाद में वो ऑसिलेशन फिर टर्न हो जाता है एल नीनो की तरफ, फिर अगेन ला नीना की तरफ। तो ये कांस्टेंट फिनोमिना है। कभी कभार ऐसा होता है कि पीक्स आते हैं, जैसे लास्ट पीक 1997-98 के अंदर सीवियर पीक आया था एल नीनो का, अभी 2024 के अंदर फिर से पीक आया। तो इस तरह से पीक्स आते हैं। अदरवाइज जो माइल्ड एल नीनो ला नीना हर साल या फिर हर 2-3 साल में स्विच होता रहता है। एंड 500 साल चलने वाला फिनोमिना एल नीनो है नहीं। ये पॉसिबल है कि जो मेजर इवेंट हुआ था, जो 4.2 के इवेंट हम बोलते हैं, उस इवेंट के कारण कुछ ऑसिलेशंस बने हों। जैसे हम एक पेंडुलम को हम एक छोटा सा धक्का देके छोड़ देते हैं ना, तो हो सकता है कि वो धक्का लगा हो उसे और वो ऑसिलेशन चलता रहा, उससे पहले वो शायद स्टेबल हो, बट स्टिल इट इज लाइक ट्रूली कंप्लीटली नॉट डिस्कवर्ड। और ये भी साइंटिस्ट को अभी तक अच्छे से समझ में नहीं आया कि ट्रेड विंड्स की ये फ्लक्चुएशन क्यों होती है। बट मैंने जैसे अपने एक्सप्लेनेशन में भी बताया था कि किसी कारण से अगर ट्रेड विंड 1% वीक होगी तो ये पेंडुलम फिर से हिलने लग जाएगा। तो वो किसी कारण जो है, वो कई सारे कारण हो सकते हैं। हाँ, ये इतना एक्चुअली फ्रेजाइल इकोसिस्टम है अर्थ का, यस, कि ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी चीज़ कैसे जुड़ती है एक दूसरे से। अब हम थोड़ा सा अगर आगे आते हैं तो एल नीनो इतने बड़े ड्रॉट जो हमने नंबर्स देखे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। 1 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन के नंबर्स। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट जो पास्ट में हमने देखा है, आज के करंट कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बेहतर कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी हैं। पहला सवाल, क्या आज ये पॉसिबल है ये हो जाए? दूसरा हैरी, जो हमने कई सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स में देखा कि वाटर हार्वेस्टिंग के टैंक्स, वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से हमारे पास हिस्टोरिकली सबसे बढ़िया थी ग्लोबली। क्या उसका रीज़न भी ये जुड़ा हुआ है कि हमें आदत हो गई थी इन साइकिल्स की, या एक पास्ट ट्रॉमा लिव ऑन कर रहा था कि हमने इतने ज़बरदस्त वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज़ हमेशा हर सिविलाइजेशन में बनाए, टेम्पल्स बनाए काफ़ी सारे वाटर टैंक्स के आसपास, उसको एज सेंटर पीस लेते हुए। तो पहले गौरव भाई आप बताओ, पहला सवाल कि आज के डेट में इतना बड़ा कोई इवेंट हो सकता है सिर्फ ड्रॉट की वजह से? और दूसरा फिर ये कि हमारे इंडियन सिविलाइजेशनल हिस्ट्री और मेमोरी जो थी उसकी वजह से क्या हम इतने वाटर टैंक्स देखते हैं अपने साइट्स में? तो देखिए, जो आप कह रहे हैं कि क्या इतना बड़ा इवेंट हो सकता है, हाँ, पहली बात तो ये है कि तब हम टोटली एग्रीकल्चर सेंट्रिक थे। टुडे वी आर, आवर सोसाइटी हैज़ आउटग्रोन दैट एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी। हम लोग इतना एग्रीकल्चर डिपेंडेंट नहीं है, एंड हमारे पास में ओवरऑल ग्लोबली देखा जाए तो कई सारे रिजर्व्स होते हैं, कई सारे ऑप्शंस होते हैं इस क्राइसिस को मिटिगेट करने के। एंड सिविलाइजेशन को एंड करने वाला एल नीनो बहुत लंबे टाइम तक चलना चाहिए उन रिजर्व्स को ख़त्म करने के लिए। 10 साल 15 साल चले तब क्राइसिस आने लगेगा। तो अभी के जो वेदर पैटर्न पिछले 150 साल से जब से हम एल नीनो को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो 2-3 साल से ज़्यादा लास्ट नहीं किया है। तो इतना बड़ा इवेंट ये नहीं बन सकता। और अभी तक इंडिकेटर भी क्या है? हर कोई यही कोट कर रहा है कि भाई यूपी में 47-48 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है, बट उसके बियॉन्ड तो कोई बहुत बड़ा इंडिकेटर अभी नहीं है कि बहुत मैसिव ये एक नॉर्मल साइकिल है या मेगा साइकिल है। उसका कोई बहुत बड़ा प्रमाण मेरे को तो कुछ मिला है, बहुत बड़ा प्रमाण। एक्चुअली एल नीनो भी आप अगर देखेंगे एनालिसिस, तो एल नीनो इंडिया के मानसून में कमी बहुत ज़्यादा नहीं लाता, 10 से 15% की लाता है मानसून में। जो मेजर मानसून है वो इंडियन ओशियन से आता है, मगर ये जो 10 से 15% की कमी है ये क्रॉप्स को एंडेंजर कर देती है। तो टोटली एल नीनो अपने दम पे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके लिए बहुत सारे फिनोमिना एक साथ होना ज़रूरी है कि इंडियन ओशियन का मानसून भी वीक हो जाए, एल नीनो भी आ जाए,
और भी कुछ कैटास्ट्रॉपिक हो जाए, जैसे अर्थक्वेक आ जाए, रिवर्स का कोर्स चेंज हो जाए, जैसा कि मे बी शायद उस समय हुआ हो 4.2 के इवेंट में, हमें नहीं पता, क्या पता वहाँ पे 2-3 फिनोमिना एक साथ वर्क किए हों, तभी कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ हो। और ये 4.2 के इवेंट के बाद एल नीनो तो आ ही रहा था, हमें 17वीं शताब्दी में पता चला। तो जो इतने सारे वाटर स्टोरेज टैंक्स, वाटर बेस्ड सिविलाइजेशंस, और वाटर एक सेंटर पॉइंट एक तरह से हमारी सिविलाइजेशन का था, तो क्या एक एल नीनो परसिस्ट करता था हर कुछ सालों में, ये उसी का ही एक एग्जाम्पल है? जैसे लगान पिक्चर में भी हमने देखा, मुझे लग रहा है वो शायद एल नीनो था जब सूखा पड़ा था, पर क्या ये उसी को सिग्निफाई करता है? एक्चुअली अगर हम 4.2 के से पहले देखें तो वाटर स्टोरेज के रीजंस बहुत ही अलग थे। अगर हम मोहनजोदारो की बात करें, वो एक रिचुअलिस्टिक वाटर टैंक था जिसको यूज करते थे वो अपनी पूजा के लिए या फिर कोई भी रिचुअल्स के लिए। अगर हम ढोलावेरा की बात करें, वहां पे वाटर प्रिजर्वेशन के लिए था, क्योंकि वहां पे जो रिवर थी वो थोड़ी सी दूर थी और थिन थी और वो बहुत जल्दी डिक्लाइन भी हो गई। अगर हम राखी गढ़ी की बात करें, राखी गढ़ी के अंदर जो वाटर टैंक मिला है वो दृश्यवती रिवर के बैंक्स पे मिला है, जो पहले ग्लेशियल फेड थी और बाद में रिवर सूख रही थी। अब जैसे गौरव ने बात की कि थोड़े बहुत डिसरप्शंस भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और एग्जैक्टली वैसा हुआ था। पहले जो सतलुज है वो सरस्वती के अंदर आती थी, फिर एक मैसिव अर्थक्वेक आया जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, जिसके हमें प्रूफ मिलता है कुनाल के अंदर कि एक सिविलाइजेशन थी, फिर अर्थक्वेक आया, फिर उसके ऊपर दोबारा से सिविलाइजेशन आई। उस अर्थक्वेक ने हो सकता है कि सरस्वती का कोर्स जो है, जो ग्लेशियल फेड था, उसको उसने इंपैक्ट किया। सतलुज सरस्वती की जगह पे इंडस में जाने लग गई, तो पूरा सब सिंधु रीजन वाज मेजरली इंपैक्टेड एट दैट टाइम। अगर उस टाइम पे एल नीनो आ जाए, इट विल मल्टीप्लाई द प्रॉब्लम जो वहां पे उस टाइम पे थी। तो वाटर स्टोरेज की हमारा रीजन अलग था, लेकिन बाद में जैसे आपने बोला टेम्पल्स के अंदर भी वाटर स्टोरेज बहुत कॉमन है और ये बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि टेम्पल्स एक कम्युनिटी गैदरिंग के लिए बनते थे पहले। आज के टाइम में हम सिर्फ वहां पे पूजा करने जाते हैं, लेकिन टेम्पल्स का ओरिजिनल यूज सिर्फ पूजा नहीं था। वहां पे कम्युनिटी गैदरिंग्स होती थी, वहां पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते थे और वहां पे प्योरिफिकेशन बाथ भी होते थे। तो जो हवन, जो अपना टेम्पल कुंड है, वो कुंड सिर्फ इसलिए था कि वहां पे जाके खुद को प्योरीफाई करो और उसके बाद में आगे जाओ, उसके अलग भी यूजर्स थे। लेकिन एल नीनो से रिलेटेड वाटर स्टोरेज मैं नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट से कि ये एक फैक्ट है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे यहां पे, जैसे आपने लगान की बात की, हमारे यहां पे महाराष्ट्र, गुजरात सबसे ज्यादा इंपैक्टेड रहते हैं ड्राउट को लेके। तो वहां पे एल नीनो के इंपैक्ट्स हो सकते हैं हिस्टोरिकली, और हमने अपनी लाइफ टाइम में 3-4 बार मेगा ड्राउट्स तो ऐसे देख ही लिए हैं जो महाराष्ट्र को काफी इंपैक्ट करते हैं, जहां पे एग्रीकल्चर के ऊपर इंपैक्ट आता है। एक और इसमें बात ये आ रही है कि पेरिस कन्वेंशन में जो टेम्परेचर्स की बात हुई थी, कहीं ना कहीं हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस पे हम पहुंच गए हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट राइज। अब वो मैन मेड है या नेचुरल है उसमें नहीं जाते, बट टेम्परेचर्स ग्लोबली बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। Right. क्या ये भी एक फैक्टर है जो ऐड करता है इंटेंसिटी ऑफ एल नीनो पे? मैं ये कहूँगा कि उल्टा हो रहा है। एल नीनो जब सीवियर हो जाता है, देन इट कॉजेज द पोलर आइस टू मेल्ट, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल देता है ग्लोबल वार्मिंग पे। जब तक ये साइकिल अपने रेगुलर लेवल्स में है, एल नीनो ला नीना, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत टाइम बाद, मे बी डेकेड्स में, जब पीक आता है एल नीनो का, वो पोलर आइस को मेल्ट कर देता है और उससे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ जाती है। सो मेरे को काफ़ी कुछ आज नया समझ में आया एल नीनो के बारे में, बट मैं एक सवाल लास्ट पूछूंगा बिफोर वी रैप दिस अप। क्या ऐसा कोई संभावना इस समय लगती है कि एल नीनो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम बन सकता है 2026 की इंडिया के लिए? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा कि अभी एल नीनो आया नहीं है, जैसे गौरव ने बताया था, वो अपने पीक में आएगा जुलाई में। हम प्री प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जुलाई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अगर तब बारिश ना हो तो हमारे काफी क्रॉप्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर ये पूरा अपनी इंटेंसिटी पे गया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सुपर एल नीनो, हो सकता है कि हमारे ग्रेन प्राइसेस बढ़ जाएं, पल्सेस के प्राइसेस बढ़ जाएं, या फिर इतना ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है, प्रेडिक्टेबिलिटी को आप नहीं कह सकते, कि हमें अपने क्रॉप्स के अंदर चेंजेस करने पड़े आने वाले टाइम में। जो आज के टाइम में हम चावल और गेहूं के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है, शायद हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या हमें इतने वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप्स कंटिन्यू रखने चाहिए या नहीं। यार मैं किसी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे यार ये जो हम चावल का एक्सपोर्ट करते हैं ना,
ये हम प्रैक्टिकली पानी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो इतनी वाटर रिक्वायरमेंट है उस क्रॉप की कि बहुत सारे डेवलप कंट्रीज चावल जानबूझ करके नहीं उगाते, क्योंकि उतना पानी सारा जो है एक्सपोर्ट्स में चला जाएगा। अभी वो चावल होता है, फिर सब्सिडी होती है उस पर, एक्सपोर्ट होता है उस पर, तो उतना बहुत मैसिव वॉल्यूम में एक तरह से हमारा फ्रेश वाटर जो है वो एक्सपोर्ट हो जाता है चावल के जरिए। आपको पता है नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से 2030 तक हमारी 40% पॉपुलेशन के पास में वाटर एक्सेस नहीं रहेगा, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस। और उसका रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा कंज्यूमिंग जो कंजम्पशन वाटर का कर रहा है अभी 80% 70% फार्मिंग में जा रहा है पानी का कंजम्पशन इंडिया में। और ये पानी का कंजम्पशन जो है वो फार्मर्स के लिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि वी हैव टू गिव देम फ्री वाटर। उनके पानी को हम टैक्स नहीं कर सकते, अदरवाइज वो ग्रेन के प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होगा। बिल्कुल। और इस कारण से हमारी जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो थोड़ी सी गलत बनी हुई हैं, जहाँ पे हमें ड्रिप इरिगेशन यूज़ करना चाहिए, पानी को कंजर्व करना चाहिए। मैक्सिमम स्टेट्स फ्री बिजली देते हैं, पंप्स के अंदर सब्सिडी देते हैं, ट्यूबवेल खुदवाने में सब्सिडी देते हैं, तो फार्मर क्यों चिंता करेगा? वो फ्लड इरिगेशन करता है, वो खेत में पानी छोड़ देता है। पर गौरव भाई देखो, एक तो ये पानी की कंजर्वेशन की बात है जो बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो मुझे आती दिख रही है जुलाई, अगस्त, सितंबर में, अगर ये सारी स्थितियाँ जुड़ गई आपस में, एक हमने जैसे ऑयल के ऊपर पॉडकास्ट करा था यारी, तो ऑयल के प्राइसेस जो हैं गिवन करंट सिचुएशन हो सकता है आने वाले महीनों में बढ़ जाएं। राइट। और गौरव भाई आप ये चीज़ ज़्यादा समझ पाओगे कि जो आपने अपना वीडियो भी बनाया था उस पर कि किस तरह से डॉलर का जो प्राइस है उस वजह से इंपोर्ट हमारे और महंगे होते जाएंगे रुपए में। और तीसरा फैक्टर अब जो मैं समझ रहा हूँ कि अगर जो है लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से भी खाना महंगा हो सकता है, अगर तो ये तीनों फैक्टर्स आपस में जुड़ गए तो महंगाई बहुत ही बढ़ जाएगी। अब देखिए, ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है कि एल नीनो कितना सीवियर आता है। अगर जो स्पेक्यूलेशन है, जो अटकलें बनी हुई हैं, उतना सीवियर एल नीनो आया तो ऑफ कोर्स हम ड्रॉट की तरफ जाएंगे। फूड ग्रेन शॉर्टेज से हर कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर अगर ख़राब हुआ तो इंडस्ट्री भी सफ़र करेगी, हमारे प्राइसेस सफ़र करेंगे, हर कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा। ऊपर से अगर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो वो उसमें बूम लाएगा। बट अभी तक हमने ये देखा है कि जो इम्पैक्ट ईरान यूएस वॉर का हुआ है ऑयल प्राइसेस पे, वो हम पर अभी तक नहीं आया है। तो मैं यही होप कर रहा हूँ कि वो आगे गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेगी। अगर उनको दिखेगा कि ड्रॉट आ रहा है तो वो मे बी इस साल जो इफेक्ट हम पे डालना है उसको शायद स्किप कर दे। सो इट इज़ वेट एंड वॉच सिचुएशन कि क्या करना है। ठीक है यार, थैंक यू। ये एल नीनो का पूरा कॉन्सेप्ट समझा हमने, और हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जाना, और कितनी प्रोबेबिलिटी है उस इम्पैक्ट की। तो बने रहते हैं हम लोग, कुछ और जैमिंग करेंगे, बट मेरे को मज़ा आया ये कॉन्सेप्ट पूरा समझने में, और बहुत नई बातें मैंने सीखी। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू तरुण एंड गौरव, आपने बहुत सिंपली और बहुत इजीली समझाया। मेरे लिए भी काफ़ी चीज़ें न्यू थी अभी। सो या इट वाज एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन। और जो हमने सिविलाइजेशन में डीप डाइव किया, जो मेघालय एरा जो हमने समझा, और उसके केव के अंदर, हाँ केव में जो हमने ऑक्सीजन के डिपॉजिट समझे, दैट वाज अमेजिंग। सो इसीलिए हम जो है ना ये साथ में कर रहे हैं ये वाले 2-3 पॉडकास्ट। तो आप लोग बने रहना, और ऐसे एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो तीनों के तो